फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चौहान राजवंश की एक और शाखा जिसे सिरोही के देवड़ा चौहान कहा जाता है। उनका एक संक्षिप्त इतिहास, छोटा इतिहास है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। चौहानों की कई शाखाएं थी। शाकंभरी या अजमेर के चौहान, नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, अभी सिरोही के देवड़ा चौहान। इनकी स्थापना 14वीं शताब्दी में होती है। संस्थापक का नाम है लुम्बा। 1320 का एक अभिलेख है जिसका नाम है अचलेश्वर मंदिर अभिलेख। उसके अनुसार जालोर के शासक समर सिंह के पुत्र मानव सिंह के वंशज जो हैं, उन्होंने आके सिरोही में देवड़ा चौहान वंश की स्थापना की। मानव सिंह के पुत्र का नाम प्रताप था, जिसे देवराज भी कहा गया। इसी देवराज के पीछे ये देवड़ा कहलाए। कुछ आख्यानों के अनुसार प्रताप का एक और नाम था जिसे बीजड़ कहा जाता है, तो बीजड़ को भी ऐसा माना गया है कि वो लुम्बा के फादर थे। इसी अभिलेख में कहा गया है कि लुम्बा के पिता का नाम बीजड़ देव था, माता का नाम नमल देवी था। 1311 में इसी लुम्बा ने परमार वंश के शासकों से आबू का क्षेत्र, जिनकी राजधानी चंद्रावती थी, वो छीन के ले लिया। उस समय के परमार शासक का नाम था हूण। डॉक्टर ओझा, जो कि प्रसिद्ध इतिहास कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास के, उन्होंने सिरोही का अलग से इतिहास भी लिखा है। वो एक और कहानी बताते हैं। वो ये बताते हैं कि चौहानों में ये लुम्बा इत्यादि जो इनका सैन्य बल था, ये एक चारण की सहायता से परमारों से एक विवाह का जो है षड्यंत्र रचते हैं और उस विवाह में बन के जाते हैं, महिलाओं के वेश में पुरुष बन के जाते हैं और शराब की एक पार्टी के बाद में परमारों की हत्या कर देते हैं और चंद्रावती पर अपना कब्जा कर लेते हैं। हूण राजा भी मारा जाता है। लेकिन डॉक्टर ओझा साथ में ये भी कहते हैं कि उस समय तक आबू क्षेत्र में, चंद्रावती क्षेत्र में, अचलगढ़ क्षेत्र में परमारों के बराबर की शक्ति चौहानों की हो गई थी। कुछ ऐसे अभिलेख भी मिलते हैं। इन अभिलेखों में सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है 1277 का टोकरण अभिलेख, जो ये बताता है कि चौहान और परमार लगभग बराबर की शक्तियां थी इस क्षेत्र की। देवड़ा चौहानों के इतिहास की जानकारी या उसके संस्थापक लुम्बा की जानकारी हमें 3 इंपॉर्टेंट अभिलेखों से मिलती है। एक अचलेश्वर मंदिर अभिलेख, 2 अभिलेख अलग से मिलते हैं, वो देलवाड़ा के विमल साई मंदिर के अभिलेख। ये 3 अभिलेख जो है प्रारंभिक देवड़ा चौहानों की जानकारी देते हैं। 1321 में लुम्बा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अलग अलग उत्तराधिकारियों के नाम सुनने को मिलते हैं जिनका रोल कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। इसमें तेज सिंह, कानड़देव, सामंत सिंह, सलखा, रायमल इत्यादि प्रमुख थे। इनकी राजधानी जो प्रारंभिक देवड़ा चौहान है, इनकी राजधानी कभी अचलगढ़ रही, कभी चंद्रावती रही। अगला शासक आता है शिवभान, जिसे शोभा भी कहा गया है। ये देवड़ा रायमल का पुत्र था। इसने 1405 में सरवणा पहाड़ों के नीचे एक शहर बसाया जिसे शिवपुरी कहा गया, और यही शिवपुरी आज का ओल्ड सिरोही है। शिवबान का राज्यकाल 1392 से लेके 1424 तक रहा। इसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम साहसमल भी मिलता है, सहस्रमल भी मिलता है। ये 1424 से लेके 1451 तक सत्ता में रहा। तो शिवबान के उत्तराधिकारी सहसमल ने 1425 में एक और शहर बसाया जो कि पुरानी शिवपुरी से 2 मील दूर था, और वो आज का वर्तमान सिरोही कहलाता है। ये वो समय था जब मेवाड़ में राणा कुंभा का समय था। राणा कुंभा के जो है कि निकटतम राज्यों में से ये था, इसलिए कुंभा ने यहाँ पे आक्रमण किया, सहसमल को पराजित किया, और उसी विजय पे, अपनी सिरोही विजय की उपलक्ष्य में उसने अचलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। उसी के पास में कुंभ स्वामी का एक मंदिर भी बनवाया। 1452 में कुंभा ने एक और फोर्ट बनवाया आबू के क्षेत्र में, जिसे बसंतगढ़ का फोर्ट कहा जाता है। और डॉक्टर ओझा कहते हैं इसके बारे में कि ये जो बसंतगढ़ है, बेसिकली इसका पुराना नाम वशिष्ठपुर था, जो सेज या ऋषि वशिष्ठ का जो है तपोभूमि माना जाता था। और यहाँ पर एक ऐसी देवीय नगर की रचना की गई थी जिसे विश्वकर्मा ने डिजाइन किया था। किसी समय में यहाँ पर वशिष्ठ ने अर्क मंदिर यानी एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। सहसमल के बाद में अगला शासक होता है लाखा। 1451 से 1483 वो पुनः सिरोही के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता है। गुजरात में पावागढ़ से कालिका की मूर्ति लेके आता है और उसे सिरोही में स्थापित करता है। एक तालाब का निर्माण करवाता है जिसे लाखनाव तालाब कहा गया है। इतिहासकार ये कहते हैं कि लाखा ने 8 विवाह किए। उसमें एक उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी कुमारी था, जो कि मेवाड़ की राजकुमारी थी। ये सिद्ध होता है कि इससे सिरोही में और मेवाड़ राज्य के मध्य एक मैट्रिमोनियल रिलेशन स्टैब्लिश हुआ था, जिससे लाखा की शक्ति में अभिवृद्धि हुई। लाखा ने सिरोही के पास में जो चालुक्यों का एक सामंत था, इसका नाम था भोज, जिसको सोलंकियों का राजा कहा जाता, उसको युद्ध में पराजित करके उसे मार डाला। अगला शासक है राव जगमाल, 1483 से लेके 1523। इस समय भी मेवाड़ के साथ संबंध बेहतर रहे। दिल्ली का सुल्तान बहलोल लोधी था, तो बहलोल लोधी के खिलाफ मेवाड़
की सेनाओं का इन्होंने साथ दिया। राव जगमाल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने एक मुस्लिम सामंत मलिक मजीद को युद्ध में पराजित किया, उनको पकड़ के लेके आए और बदले में कई अशरफियां ली। जगमाल का नाम इसलिए भी थोड़ा सा इनफेमस है मेवाड़ के इतिहास में, जिसमें माना जाता है कि रायमल के सबसे डैशिंग पुत्र जो थे प्रिंस पृथ्वीराज, उनको इन्होंने ही जहर दिया था। अगला शासक है अक्षयराज, जिसे अक्षयराज भी कहा गया है, 1523 से 1533। ये अपने त्वरित अभियानों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको फ्लाइंग अक्षयराज यानी उड़ना अक्षयराज कहा जाता है, जो अपने तीव्र अभियानों के लिए माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार, मेवाड़ के इतिहासकार पृथ्वीराज को भी उड़ना राजकुमार बोलते हैं। उड़ना का अर्थ है कि बहुत तेज गति से अभियान करते थे। 1533 के वशिष्ठ अभिलेख से ज्ञात होता है कि अक्षयराज ने महाराज श्री की उपाधि भी धारण की थी। अक्षयराज खानवा के युद्ध में सांगा की दल की तरफ से भी लड़े थे। अक्षयराज के बाद में उनके उत्तराधिकारी आए राय सिंह। 1533 से 1543 10 साल के शासन में इन्होंने कई गांव जो है वो कोड पसाव जिसको कहा जाता है किए। कोड पसाव का अर्थ है कि ऐसे लोग जो विद्वान थे, कवि थे, चारण थे, उनको कई ऐसे गांव दिए जिसमें सैकड़ों रहट लगे हुए थे। उन गांवों में एक प्रसिद्ध गांव है खान, दूसरे गांव का नाम है माटासन इत्यादि। इस समय राजपूताना के क्षेत्र में पालनपुर भी आता था। राजस्थान के निर्माण होने समय तक 1947 तक पालनपुर को राजपूताना की रियासतों में शामिल किया जाता था। उस समय जालोर के पठानों का इस पे शासन था। इनको हराने का कार्य राय सिंह ने किया। इसके बाद में दूधा और उदय सिंह नाम के शासक आते हैं एक के बाद एक। 1562 से 1571 में सिरोही में देवड़ा शासक बनता है मान सिंह, जिसकी नैन्सी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। मान सिंह अपने गुस्से के लिए जाना जाता है। उसने कोलियों के विद्रोह को उस समय दबाया था। अकबर की एक बार अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मान सिंह के बाद में सिरोही के देवड़ा चौहानों का सबसे प्रतिष्ठित राजा सत्ता में आता है, जिनका नाम था सुल्तान। 1571 से 1610। सुल्तान चौहान के समय बीजा नाम का उनका एक भाई जो है वो षड्यंत्रों में संलग्न रहता है और उसकी सत्ता को बार बार चुनौती देता है। मतलब सुल्तान का जो पहला पीरियड है वो गृह युद्ध में ही रहा। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अबुल फजल लिखता है कि 1571 में अकबर खुद उस पर अभियान करता है और उससे पहले मेवाड़ के राजकुमार जगमाल को उसके खिलाफ भेजता है और एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसे दत्तानी की लड़ाई कहा जाता है, जिसमें वो जगमाल को युद्ध में पराजित करके मार डालता है। अकबर बीकानेर के राय सिंह को उसके अभियान खिलाफ भेजता है। सुल्तान सिरोही छोड़ के पहाड़ों में चला जाता है। इतिहासकार ये मानते हैं कि अकबर की सिरोही के सुल्तान से अदावत का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की मदद की थी। सिरोही के इतिहास में इतिहासकार ओझा ये बोलते हैं 1573 से लेकर 1610 कि इस काल अवधि में सुल्तान ने 52 लड़ाइयां लड़ी और उसमें अधिकतर में वो विजयी रहा। इन लड़ाइयों में उन्होंने मुगलों के सेनापतियों को हराया, मारवाड़ की सेना को हराया, मोटा राजा उदय सिंह की सेना को हराया, मेवाड़ के जगमाल को पराजित किया। 1576 में अपनी शर्तों पर उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब सुल्तान की बताते हैं 12 पत्नियां थी, जिसमें एक मशहूर पत्नी ईडर की चंपा कंवर थी, जिन्होंने एक बावड़ी का निर्माण करवाया। 1582 में बनी इस बावड़ी को सिरोही में चंपावती बावड़ी कहा जाता है। 1610 में सुल्तान की मृत्यु के बाद में राज सिंह सत्ता में आते हैं, जिनके बारे में कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हालांकि राज सिंह का जो है गृह क्लेश काफी लंबा चला अपने प्रधानमंत्री के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ। उस समय मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने भी उनकी काफी मदद की, लेकिन ऐसा कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं जो एग्जाम में पूछा जाए। इनके बाद अगले शासक आते हैं अक्षयराज द्वितीय 1620 से 1673। इस समय मेवाड़ के साथ संबंध बेहतर रहे। अक्षयराज द्वितीय को उसका पुत्र जेल में डाल देता है, जिसका नाम उदयभान था। ये वर्ष है 1663। मेवाड़ के महाराणा की सहायता से अक्षयराज पुनः जेल से बाहर निकलता है, अपने पुत्र को गिरफ्तार करके उनको मरवा देता है। अक्षयराज द्वितीय की एक पत्नी थी रतन कंवर, जिन्होंने रतन कंवर बावड़ी का निर्माण 1675 में सिरोही में करवाया। अक्षयराज द्वितीय के बाद में उदय सिंह, बैरीसाल इत्यादि शासक सत्ता में आते हैं। बैरीसाल के समय मारवाड़ का जो राजा अजीत सिंह है, जो जसवंत सिंह के पुत्र हैं, वो और दुर्गादास जो है वो उनके यहाँ पे शरण लेते हैं, उनसे उनको मदद मिलती है। कालिंद्री नाम की रियासत जो है वो दुर्गादास को दी जाती है, वो सब सिरोही में थी। यही वो समय था जब शहजादा अकबर को भी शरण सिरोही में ही प्राप्त हुई थी। बैरीसाल के बाद में छत्रसाल सत्ता में आते हैं। छत्रसाल के समय की कोई महत्वपूर्ण इवेंट नहीं है। उनके बाद में जो मुगलों का परवर्ती मुगलों का समय चल रहा होता है, मान सिंह द्वितीय सत्ता में आते हैं 1705 से लेके 1749। इनका एक और नाम था उम्मेद सिंह। यही वो समय था जब सिरोही अपनी तलवारों के लिए प्रसिद्ध हुआ, जहाँ पे डेमस्कस प्रकार की तलवारें जो है बनने लगी, जो अपनी
प्रिसीजन के लिए जानी जाती है। मान सिंह स्वयं भी तलवारों बहुत बेहतरीन तलवारबाज था और उनके समय की तलवारों को मानशाही तलवार कहा जाता है। मान सिंह के बाद पृथ्वीराज सत्ता में आते हैं, जिनके समय कोई सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं है। उसके बाद में 10 सालों का शासन तखत सिंह का 1772 से 1782। ये वो काल है जब मराठे बहुत ज़्यादा प्रबल हो चुके थे और राजपूताने के सभी शासक उनसे दुखी थे। तखत सिंह के बाद जगत सिंह के बाद बैरीसाल द्वितीय के समय की बात करते हुए इतिहासकार ओझा कहते हैं कि सिरोही के राज्य में केवल 40-50 गांव ही बच गए थे। चारों तरफ से उनको अलग अलग आक्रमणकारियों ने उनके क्षेत्र को लूट लिया था। इसमें मराठे भी थे, जालौर के पठान भी थे और अन्य शासक भी थे। और आखिरकार 1823 में शिव सिंह के समय सिरोही ने अंग्रेजों के साथ में मैत्री संधि कर ली और उसके बाद कोई ऐसा सिग्निफिकेंट काम नहीं होता जो एग्जाम में पूछा जाए। तो ये था सिरोही का संक्षिप्त इतिहास।